हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर निधि और आज हम माइनर सब्जेक्ट सीरीज में संस्कृत विषय को पढ़ने वाले हैं। ये है मेरा इंट्रोडक्शन और ये है आपका करिकुलम, जिसमें हम संज्ञा प्रकरण और विभक्त्यर्थ अर्थात कारक को कवर कर चुके हैं। कारक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम संधि प्रकरण पढ़ने वाले हैं। तो यह विषय थोड़ा लंबा है, तो इसे हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में हम स्वर संधि पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम व्यंजन और विसर्ग दोनों संधियों को कवर करेंगे। ये है संस्कृत विषय को पढ़ने का तरीका। तो जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे विषय वस्तु का, उतना ही आप उसे अच्छे से कंठस्थ कर पाएंगे और वो वस्तु आपको लंबे समय तक याद रह पाएगी। और ये है हमारा आज का विषय संधि प्रकरण। तो आज के विषय में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है संधि, संधि के प्रकार और स्वर संधि। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि को कवर करने वाले हैं। तो इसको पढ़े हम आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हम पिछले विषय का थोड़ा क्विक रिकैप देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने कारक को कवर किया था। कारक अर्थात तो वहां हमने पढ़े थे कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं, अर्थात कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक चिन्ह पढ़े थे और विभक्तियां पढ़ी थी। और फिर उनका उदाहरण के साथ देखा था कि किसे हम कौन सा कारक कहते हैं और उदाहरण के साथ हमने उसको समझा था। तो कारक किसे कहते हैं यदि इसकी बात करें तो वे पद जिनका क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध है वे कारक कहलाते हैं। फिर देखे थे संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं और उसमें हम संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। और उनके चिन्ह देखे थे और उस चिन्हों के आधार पर संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है और वो विभक्तियां हमें शब्द रूप के माध्यम से हमें याद करनी होती है। तो ये था हमारा पिछला वीडियो का रिकैप। अब हम देख लेते हैं पिछले वीडियो के कुछ प्रश्न, जिसमें पहला है संस्कृत व्याकरण में कारक की संख्या मानी गई है। तो संस्कृत में कारक 6 प्रकार के माने गए हैं। आसने उपविशति इस उदाहरण में कारक है, आसन पर बैठता है। तो इसमें कारक है अधिकरण कारक। आसन आधार है और आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण संज्ञक में सप्तमी विभक्ति होती है। भय अर्थ वाली धातुओं के साथ विभक्ति होती है। तो भय अर्थ वाली धातु के साथ पंचमी का प्रयोग करते हैं। तो ये तो था पिछले वीडियो का क्विक रिकैप। अब हम देखते हैं जो हम आज विषय पढ़ने वाले हैं उससे आपके प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नों की प्रकृति 3 प्रकार की देखी गई है। एक पूछ लिया कि कोई आपको शब्द दे दिया और पूछ लिया गया कि इसमें कौन सी संधि है, ये हो गया एक प्रकार। फिर दूसरा प्रकार हो गया कि शब्द का संधि विच्छेद करके दे दिया गया, अर्थात शब्द को अलग करके दे दिया गया। जैसे हिम प्लस आलय, इसको जोड़िए, इसका संधान कीजिए, तो संधिकरण करना होगा, उसको मिलाना होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न हो गया। एक दे दिया हिमालय और पूछ लिया गया इसका संधि विच्छेद होगा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है जो आपके पिछले प्रश्न पत्र से ही लिया गया है कि पिछले प्रश्न पहले देख लेते हैं कि पिछले प्रश्न पत्रों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कृष्णैकत्वम निम्न में से किस संधि का उदाहरण है। तो कृष्णैकत्वम है वृद्धि संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न है यण संधि में ई के स्थान पर आदेश होता है। तो ई के स्थान पर आदेश होता है य। यण संधि में ई के स्थान पर य आदेश होता है। अगला प्रश्न है पौ प्लस अकह किस संधि का उदाहरण है। पौ प्लस अक इस प्रकार से संधि विच्छेद करके भी दे देंगे कि ये किस संधि का उदाहरण है। तो पहले आपको उस संधि विच्छेद का संधिकरण करना होगा और फिर देखना होगा कि ये किस संधि का उदाहरण है। तो पौ प्लस अकह यह है अयादि संधि का। इसका रूप बनेगा, जब हम संधिकरण करेंगे तो बनेगा पावकह, इस प्रकार से रूप बनेगा।
अब आते हैं विषय पर। तो हमें पढ़ना है आज संधि। तो पहले देखते हैं कि संधि कहते किसे हैं। तो पहले देखिए परिभाषा क्या है संधि की, कि दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, अर्थात जो दो वर्ण हैं वे समीपवर्ती होनी चाहिए, उनमें निकटता होनी चाहिए। अगर उन दो वर्णों में किसी भी प्रकार का व्यवधान हुआ, व्यवधान से तात्पर्य है कि उन दो वर्णों के बीच में अन्य कोई वर्ण उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में वहां संधि कार्य नहीं हो सकता। और जब संधि कार्य नहीं होगा तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा और वहां संधि नहीं होगी। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि। हमने जब संज्ञा प्रकरण पढ़ा था तो वहां कुछ संज्ञाएं देखी थी। उसमें एक संज्ञा थी संहिता संज्ञा, परः सन्निकर्ष संहिता। ये एक नियम है कि परः सन्निकर्ष वर्णों की अत्यधिक निकटता संहिता कहलाती है। संहिता के विषय में ही संधि कार्य होगा, ये एक मुख्य नियम है। अगर संहिता का विषय नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। संहिता से तात्पर्य निकटता से ही है, तो संहिता के विषय में ही संधि कार्य होगा। उदाहरण से समझिए, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। तो देव का व का जो अ है, कोई भी जो व्यंजन है उसे हम बिना स्वर के उच्चारित नहीं कर सकते, ये आपको ज्ञात है। तो जो व है उसमें भी अ मिला है, तो अ प्लस ई, इंद्र का ई, तो दोनों के स्थान पर आदेश हुआ ए और रूप बना देवेंद्र। अब ये कैसे हुआ, ये अभी हम आगे जब संधि के प्रकार देखेंगे तो वहां समझेंगे। पर यहाँ आपको समझना है कि दो वर्णों में संहिता होना आवश्यक है, अर्थात निकटता होना आवश्यक है। तो यहाँ पर अ और ई में निकटता थी, किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं था, इसलिए वहां पर संधि कार्य हुआ और रूप बना देवेंद्र। इसी प्रकार यदि प्लस अपि, तो ई प्लस अ, यहाँ पर यद्यपि, ई और अ के स्थान पर हुआ यद्यपि। शे प्लस अनम, तो ए, शे में जो ए है और अ, तो ए प्लस अ के स्थान पर आदेश होकर शयनम, इस प्रकार से रूप बना। तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि संहिता का कार्य, संहिता का विषय होना जरूरी है, उस संहिता के विषय में ही संधि कार्य होगा। तो ये था हमारा संधि की परिभाषा। अब देखते हैं संधि के प्रकार। तो संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की मानी गई है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये उनके स्वर संधि के प्रकार हैं, ये व्यंजन के प्रकार हैं और ये विसर्ग के प्रकार हैं, उपभेद हैं ये इनके। तो स्वर संधि के उपभेद हैं, और भी अनेक होते हैं, किंतु यहाँ पर जो आपके लिए उपयोगी हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण हैं वही पूछे गए हैं। मुख्य रूप से यही पूछे जाते हैं। तो इसमें आपके दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, ये हमें पढ़ने हैं आज। और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि, और स्वर संधि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि हमने देखा, संधि दो वर्णों का मेल। स्वर संधि तो जब दो स्वर होंगे वहां पर मेल होने से जो परिवर्तन या विकार आएगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। तो परिभाषा देख लीजिए पहले, स्वर संधि किसे कहते हैं। तो एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात संधि के लिए हमें दो वर्णों की आवश्यकता है, तो जब स्वर संधि की बात आएगी तो वहां जो दो वर्ण होंगे वे दो स्वर होंगे, पहला स्वर उसके पश्चात दूसरा स्वर। उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। उदाहरण से समझिए, हिम प्लस आलय। हिम जो शब्द है उसमें म में अ मिला है, म व्यंजन है और म में अ मिला है, और आलय का आ, तो अ प्लस आ, अ और आ दोनों ही यहाँ पर क्या है, स्वर हैं। और इन दो के स्थान पर जब भी हम संधि कार्य करते हैं तो दो वर्णों के स्थान पर हमेशा एक आदेश होगा। तो अ और आ के स्थान पर आदेश हो गया आ, दीर्घ आ, तो रूप बन गया हिमालय, इस प्रकार से।
तो स्वर संधि में 2 स्वर होंगे, इसका ध्यान रखना है। अब हम उसके भेद देखते हैं। तो पहला भेद है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि किस स्थिति में होगी? जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। यहाँ पर देखिए 2 हमें स्वर चाहिए, तो जो पहला स्वर है वहां पर ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इसी प्रकार जो बाद वाला स्वर है वहां पर भी ह्रस्व या दीर्घ में से दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आदेश होगा। पहले में ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो सकता है, दूसरे में भी ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो सकता है, किंतु दोनों के स्थान पर जो आदेश होगा वो दीर्घ स्वर आदेश होगा। उदाहरण से समझिए। विद्या प्लस आलयः। विद्या में जो द्या है वहां पर आ है, प्लस आलयः आ प्लस आ दीर्घ आ, तो विद्यालय रूप बन गया। गिरि प्लस इंद्रः। गिरि में जो र है वहां पर ई है, ह्रस्व ई, और इंद्र में भी ह्रस्व ई है। तो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अंत में जो आदेश होगा वो दीर्घ स्वर होगा। वही जो स्वर है, पीछे जो स्वर है उसी का दीर्घ रूप आदेश होगा। यहाँ पर ई है तो दीर्घ ई आदेश हो जाएगा, तो गिरिंद्र रूप बना। इसी प्रकार लघु प्लस ऊर्मी। लघु में जो ऊ है वो ह्रस्व है और ऊर्मी का जो ऊ है वो दीर्घ है, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो गया? दीर्घ ऊ, तो रूप बना लघूर्मी। इसी प्रकार सुर प्लस अरिही। तो र में अ है और अरि में अ है, तो अ और अ मिलके दीर्घ आ आदेश हो गया, तो रूप बना सुरारिही। इसी प्रकार पितृ प्लस ऋणम। जो पितृ है त्रि, उसमें त में री मिला है और ऋणम का री, दोनों री प्लस री मिलकर दीर्घ री बने, तो पितृणम, ये हमारा रूप बना। तो ये है हमारी दीर्घ संधि की ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आदेश हो जाएगा। दीर्घ अर्थात बड़ा, तो दीर्घ आदेश हो जाएगा। ये दीर्घ संधि है। अब है गुण संधि। तो गुण संधि के लिए आपको पहले प्रत्याहार देखना होगा कि इसमें एक एंग प्रत्याहार आता है। तो यदि आपने संज्ञा प्रकरण का जो लेक्चर है उसको नहीं देखा है तो पहले आप संधि को पढ़ने से पहले आप उसको देखिए, क्योंकि जब तक आप प्रत्याहार नहीं समझेंगे आपको संधि समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए अत तथा एंग, एंग प्रत्याहार है। जब हमने माहेश्वर सूत्र देखे थे वहां पर हमने देखा था कि एंग एक प्रत्याहार है, तो एंग प्रत्याहार गुण संज्ञक होते हैं। अत और एंग, एंग में कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ, तो ये दोनों गुण संज्ञक हैं। अब स्थिति को समझिए कि किस स्थिति में गुण संधि होती है। तो देखिए यदि जो पहला जो हमारा वर्ण है वो अ या आ हो और उसके पश्चात यदि ई या दीर्घ ई आता हो, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आता हो, तो वहां पर क्या आदेश होगा? ए। इसी प्रकार यदि अ या आ के पश्चात ह्रस्व उ या दीर्घ ऊ आता हो तो वहां पर आदेश होगा ओ। इसी प्रकार अ या आ के पश्चात री आएगा तो वहां पर आदेश होगा अर, अर्थात अ के बाद वहां पर र की भी उपस्थिति होगी तो हम उस आदेश को बोलेंगे अर। इसी प्रकार अ या आ के बाद यदि री आएगा तो वहां पर आदेश होगा अल। तो ये 4 स्थितियां जहां पर भी होंगी वहां पर गुण संधि होगी। अब ये कैसे होंगी इसको अभी हम आगे उदाहरण से देखते हैं। तो उदाहरण है पहला उप प्लस इंद्र। हमने कहा कि अ या आ के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई होगा तो उसको आदेश हो जाएगा ए। यहां पर देखिए जो उप है उसका जो प है उसमें अ है और इंद्र का ई है जो ह्रस्व ई है, तो अ और ई के स्थान पर आदेश हुआ ए, तो क्या बन गया ये? उपेंद्र। इस प्रकार से। इसी प्रकार गंगा प्लस उदकम। गंगा का आ और उदकम का उ, आ और उ के स्थान पर आदेश होगा ओ,
तो गंगोदकम। इसी प्रकार सुर प्लस ईशः, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई, आदेश हुआ ए तो बना सुरेशः। रमा प्लस ईशः, रमा का आ प्लस ईशः का ई, रूप बना रमेशः। महा प्लस ऋषि, यहां पर देखिए महा प्लस ऋषि, पीछे हमने स्थिति देखी थी कि यदि अ या आ के पश्चात री होगा तो उपस्थिति अर से होगी, अ के साथ र उपस्थित होगा। तो यहाँ पर जो हा है उसमें जो आ है, ह में जो आ मिला है उसके पश्चात री है, तो यहाँ पर अर, तो जो अर है उसका जो अ है वो ह में मिल गया और जो र है वो उसकी ऊपर उपस्थिति हो गई, तो रूप बन गया महर्षि। इसी प्रकार तव प्लस ऋकारः, अ के पश्चात री है तो उपस्थिति हुई अल, तो रूप बना तवलकारः। इस प्रकार से तो वो 4 स्थितियां आपको याद रखनी है, ए ओ अर और अल, और किसके साथ होगी वो याद रखना है, तो वहां पर आपको गुण संधि का उदाहरण होगा। अगला है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि किस स्थिति में होगी, यहां देखिए ऐच, ऐच प्रत्याहार जो है वो वृद्धि संज्ञक कहलाता है। पीछे हमने गुण संधि में प्रत्याहार देखा एंग, एंग अर्थात ए ओ, ऐच अर्थात आई औ। यहाँ पर जो ए और आई है उसमें आपको अंतर समझना होगा, जहां पर भी ए की बात आएगी वो गुण संधि में होगा और जो आई की बात आएगी वो वृद्धि संधि में होगा। तो जो ए ऐच होता है वो वृद्धि संज्ञक होता है। स्थिति देखिए किस स्थिति में हम वृद्धि संधि मानेंगे, तो अ या आ के पश्चात यदि ए या आई है तो वहां पर क्या आदेश हो जाएगा, आई। इसी प्रकार अ या आ के पश्चात ओ या औ है तो वहां आदेश हो जाएगा औ। उदाहरण से देखिए अद्य प्लस एव, जो अद्य है उसमें द्य में अ मिला है, तो अ प्लस ए, अ के बाद ए है, दोनों में संहिता का विषय है, तो अ प्लस ए के स्थान पर आदेश हो गया आई, तो रूप बन गया अद्यैव। इसी प्रकार तथा प्लस एव, तथा में आ है और एव का ए, आ प्लस ए के स्थान पर आई, रूप बना तथैव। अगला उदाहरण है देव प्लस ऐश्वर्यम, देव का अ और ऐश्वर्यम का ऐ, तो आदेश हो गया ऐ, रूप बना देवैश्वर्यम। ये था ऐ का उदाहरण। अब देखते हैं औ का, तंडुल प्लस ओदनम तंडुलोदनम, यहाँ पर औ होगा, ये एक ही मात्रा है, 2 मात्रा है यहाँ पर, तंडुलोदनम। इसी प्रकार महा प्लस औषधि तो महौषधि, आ के पश्चात औ है, महा प्लस औषधम महौषधम। कृष्ण प्लस एकत्वम कृष्णैकत्वम, ये प्रश्न तो आपके प्रश्न पत्र में पूछा भी गया है कि कृष्णैकत्वम किस संधि का उदाहरण है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऐच प्रत्याहार आपको याद रखना है, जहां ऐच प्रत्याहार होगा वो वृद्धि संधि होगी और जहां एंग प्रत्याहार होगा वहां गुण संधि होगी। अब देखते हैं यण संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो यण संधि क्या है, अब यण देखिए एक प्रत्याहार होता है। यदि आप, मैं फिर आपसे सजेस्ट करती हूँ कि यदि आप संधि को समझना चाहते हैं तो पहले आप माहेश्वर सूत्र याद करें, फिर उसके पश्चात प्रत्याहार निर्माण सीखें और उसके बाद आप संधि देखें तो आपको वो आसानी से समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पर संक्षिप्तीकरण कर दिया गया है। तो जब तक आप माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार नहीं जानेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इक क्या है और यण क्या है। तो इनको समझने के लिए आपको वो सब याद करना होगा। तो यण संधि किस स्थिति में होती है, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, इक के स्थान पर यण आदेश होता है। देखिए इक क्या है और यण क्या है, इक और यण दोनों ही प्रत्याहार हैं। इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं
और जो माहेश्वर सूत्र हैं वो आपको क्रमशः याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे याद करेंगे तो जब ऐसे प्रत्याहार आएंगे तो वहां पर जो वर्ण है वो भी हमें क्रमशः याद होना चाहिए। तो जैसे यहाँ देखिए कि इक प्रत्याहार में जब हम अ ई ऊण इस प्रकार से हम लेते हैं, अ से शुरू होते हैं हमारे माहेश्वर सूत्र, जिनमें जो प्रथम 4 हैं उनको हम स्वर कहते हैं और अंतिम 10 को हम व्यंजन कहते हैं। तो अ से शुरू हुआ तो यहाँ पर बात हो रही है इक प्रत्याहार की, तो अ ई ऊण, तो ई अ के बाद ई है तो अ नहीं आएगा, जिस अक्षर से प्रत्याहार शुरू होगा वो अक्षर हम लेंगे। तो अ ई से शुरू हो रहा है तो ई उ री और री, ये 4 वर्ण हमारे इक में आते हैं। अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण है अर्थात जो हलंत वर्ण है, देखिए यहाँ पर भी हमने इक कहा है लेकिन क को नहीं लिया है क्योंकि क हलंत वर्ण है, तो हलंत वर्णों की गणना हम ऐसे अक्षरों में नहीं करेंगे। तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है, तो इक में ई उ री और री आया, यण में य व र और ल आया। अब यहाँ देखिए ई अगर कहीं पर होगा और उसमें आपको य आदेश दिखाई देता है तो वहां यण संधि है। ई को य ही आदेश होगा, उ को व ही आदेश होगा, री को र ही आदेश होगा और री को ल ही आदेश होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ई को य, उ को व, री को र और री को ल। तो इक को यण हो जाता है, तो इक को यण कहाँ होता है? यण संधि में। और कौन से अक्षर को कौन सा आदेश होगा वो भी यहाँ पर लिख दिया गया है। ये इनके कि ई को य ही क्यों हुआ, व क्यों नहीं हुआ, तो देखिए हमने जब संज्ञा प्रकरण पढ़ा था वहां हमने उच्चारण स्थान भी पढ़े थे। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान समान है वो एक ही परिवार के माने गए हैं, इसलिए उसी वर्ग का जिसका उच्चारण स्थान समान है, बोलने का तरीका समान है, उनको हमने एक जैसा रखा है तो उसके स्थान पर वही आदेश होगा। तो देखिए इचू यशानाम तालु, हमने पढ़ा था इचू यशानाम तालु, ई च वर्ग और य और श इनका सबका उच्चारण स्थान तालु है, तो ई और य दोनों एक ही उच्चारण स्थान है, तो इसलिए ई के स्थान पर हम य आदेश करेंगे, व नहीं करेंगे। इसी प्रकार हमने पढ़ा था उपब्ध मानिया नाम ओष्ठो, उ जो है उसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ और व का उच्चारण स्थान वकारस्य दंतोष्टम, दंत और ओष्ठ, तो ओष्ठ दोनों में है तो उ को व हो गया। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री और र दोनों का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ऋतु लसानाम दंता, री और ल का उच्चारण स्थान दंत। तो देखिए संधि को समझने के लिए आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जहां पर भी इक के स्थान पर यण आदेश होगा वहां यण संधि होगी। अब उदाहरण देखिए, सुधि प्लस उपास्य, ई जो है, और ये हमने देखा था जब हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे तो वहां देखा था कि अ कह देने से यहाँ पर दीर्घ आ का भी बोध हो गया है, ई कह देने से दीर्घ ई का भी बोध हो गया है। तो यहाँ देखिए दीर्घ ई है, तो आप ऐसा नहीं समझे कि पीछे तो लिखा गया है ह्रस्व ई और यहाँ पर आ गया है दीर्घ ई, तो ई कह देने से वहां दीर्घ का भी बोध हो गया है। तो सुधि यहाँ पर ई प्लस उ, तो ई के बाद उ है अर्थात स्वर के बाद स्वर होना आवश्यक है, तो स्वर संधि है। अब ई है तो ई को यहाँ पर आदेश हो गया है य, ई को आदेश हो गया है य, और उपास उ का जो उपास्य का उ है वो य में मिल गया है। यहाँ पर क्या होता है, पीछे तो हमने देखा कि जो दो अक्षर हैं उनके स्थान पर एक आदेश होता है, किंतु यण संधि में एक अक्षर के स्थान पर आदेश होता है और जो अगला अर्थात जो बाद वाला जो स्वर है वो उसी में मिल जाता है। तो यहाँ पर जो ई है उसके स्थान पर य आदेश हुआ और उपास्य शुद्ध में मिल गया है, तो शुद्ध्युपास्य ऐसा रूप बन गया। आगे देखिए प्रति प्लस एकम, तो त का जो ई है उसके परे अच होना अर्थात स्वर होना, तो स्वर है इसलिए ई को य आदेश हो गया और जो ए है वो य में मिल गया, तो रूप बन गया प्रत्येकम। इसी प्रकार इति प्लस आह,
त का जो ई है उसके परे अच है तो ई को य आदेश हो गया इत्याह। इसी प्रकार अनु प्लस अयः। अनु, न में ऊ है, ऊ के बाद अच है तो संधि होगी और ऊ को क्या आदेश हो गया, व। हमने देखा था ऊ को आदेश होगा व, तो व। तो यहां पर देखिए एक अक्षर को आदेश होगा किंतु उसके बाद स्वर होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है यदि उसके बाद व्यंजन आ गया तो हम उसको स्वर संधि में ले लेंगे, यण संधि में ले लेंगे। ई को आदेश होगा, ऊ को आदेश होगा, री को आदेश होगा, री को आदेश होगा, लेकिन उनके बाद में स्वर का होना आवश्यक है। इसी प्रकार वधु प्लस आदेश, वधु का जो ऊ है उसको व आदेश हो गया, रूप बन गया वध्वादेश। पितृ प्लस उपदेश, जो री है उसको र आदेश हुआ, तो जब त में हम र को मिलाते हैं तो त्र बन जाता है। जो संयुक्त वर्ण होते हैं, हालांकि उनकी वर्णमाला में गणना नहीं होती है क्योंकि वो पिछले जो वर्ण हमने पढ़े होते हैं वर्णमाला में उन्हीं के संयोग से बनते हैं। तो त्र जो है वो त, हमने पीछे पढ़ा कि जो री है उसको र आदेश हो गया, तो री को र आदेश होने पर त के बाद क्या स्थिति बनी, त, अर्थात त आधा है, यहाँ पर री हमने हटा दिया तो त आधा है और री के स्थान पर आदेश हुआ र, र भी आधा है जब तक उसमें कोई स्वर नहीं मिलेगा, तो त और र मिलकर त्र बना और उपदेश का ऊ उस त्र में मिल गया तो पितृपदेश। इस प्रकार से रूप बना। इसी प्रकार री प्लस आकृति, तो री को आदेश हो गया ल तो लाकृति। इस प्रकार से रूप बना। तो ये यण संधि है। यहाँ पर एक ही अक्षर को आदेश होता है किंतु उसके बाद में स्वर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ई और ऊ को आदेश कर दिया। ई और ऊ को आदेश कहाँ होगा, ई और ऊ की जगह एक आदेश कहाँ होगा, गुण संधि में। अभी हमने पीछे पढ़ा गुण संधि में वो आदेश होगा। आप देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि क्या है, इसके लिए आपको एच प्रत्याहार ध्यान रखना होगा। अभी तक हमने कितने प्रत्याहार देख लिए हैं, एंग देखा गुण संधि में, ऐच देखा वृद्धि संधि में, इक और यण देखे यण संधि में। अब अयादि संधि में आता है एच प्रत्याहार। अब एच में कितने वर्ण आते हैं, 4, ए ओ ऐ औ। तो जो ए वर्ण होगा यहाँ पर भी एक आदेश होगा, अर्थात उस अक्षर से बाद में हमें स्वर की आवश्यकता होगी किंतु उस स्वर को कुछ आदेश नहीं होगा। वो स्वर जब हम बाद में संधि करके मिलाएंगे तो वो स्वर उसी शब्द में मिल जाएगा, उसको कुछ आदेश नहीं होगा। किंतु जो ए है उसके परे यदि कोई स्वर है तो उस ए को अय आदेश हो जाएगा। ओ से परे यदि कोई स्वर है तो उससे परे अव आदेश हो जाएगा। ऐ से परे यदि कोई स्वर है तो आय आदेश हो जाएगा और औ से परे कोई स्वर है तो आव आदेश हो जाएगा। ये 4 स्थितियां आपको याद रखनी है। तो यण संधि और अयादि संधि दोनों में एक ही अक्षर को आदेश होता है, जो आगे वाला स्वर होता है वो वहीं रहता है, वो उसका लोप नहीं होता है। उदाहरण से समझिए, शे प्लस अनम। तो देखिए शे जो है उसमें ए मिला है, श में ए मिला है, तो ए को हमने देखा अय आदेश होगा, तो श अय अनम, तो श अय, श अय का जो अ है वो श में मिल गया तो शय बन गया, शय। अब य है वो भी आधा है, आदेश हुआ है तो य हलंत है, तो जो य है उसमें अनम का अ मिला तो शय नम। इस प्रकार से रूप बन गया शयनम। इसी प्रकार से ने प्लस अनम नयनम। इसी की भांति ए को अय आदेश हो गया और बन गया नयनम। इस प्रकार नई प्लस अकह, नई। अब यहाँ पर आई है तो ए को अय आदेश होगा, अय को आय आदेश होगा, तो न आय अक। तो न में आ मिल गया तो ना, य में अ मिल गया तो नाय, कह नायकह, रूप बन गया। भो प्लस अति, भ में ओ है तो ओ को आदेश होगा अव, ओ को अव, औ को आव, तो ओ को अव आदेश हुआ तो भवती रूप बन गया।
इसी प्रकार पौ प्लस अकह, पौ में प प्लस औ है, तो औ को क्या आदेश होगा, आव, तो रूप बनेगा पावकह। तो ये था अयादि संधि। तो इसमें आपको एच प्रत्याहार याद रखना है, क्रमशः याद कीजिए, ए ओ ऐ औ। अब जो ए है उसको आपको आदेश होगा अय, ओ है उसको आदेश होगा अव, आई है उसको आदेश होगा आय, और औ है उसको आदेश होगा आव। अब देखते हैं पूर्व रूप संधि। अब पूर्व रूप संधि क्या होती है, नाम से ही देख लीजिए, पूर्व रूप अर्थात पहले वाला। दो संधियां हैं ये, एक पूर्व रूप है, एक पर रूप है। तो पूर्व रूप अर्थात पहले वाले के समान, पर रूप अर्थात बाद वाले के समान। अब इसको समझिए क्या है ये पूर्व रूप संधि। तो यदि किसी पद के अंत में, यदि किसी पद, पद कह देने से शब्द आ गया है, यदि किसी पद के अंत में ए या ओ, ए या ओ के बाद ह्रस्व अ आए, पद के अंत में तो क्या होना चाहिए, ए या ओ, और उसके बाद यदि ह्रस्व अ आए तो उसका पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप अर्थात पहले वाला रूप हो जाता है, तथा अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है। संस्कृत जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपने ये एस जैसा चिन्ह देखा होगा। इस एस जैसे चिन्ह को संस्कृत में क्या कहते हैं, अवग्रह। तो पूर्व रूप संधि में क्या होगा, कोई पद है तो उस पद के अंत में तो ए या ओ होना चाहिए, और उसके पश्चात जो अगला पद है उसके आरंभ में ह्रस्व अ होना चाहिए। यहां पर केवल कोई भी अच नहीं होगा, केवल ह्रस्व अ होगा। पिछली संधियां हमने पढ़ी उनमें कोई भी अच अर्थात कोई भी स्वर होगा तो संधि होगी, किंतु यहाँ पर ए या ओ के बाद वाला जो वर्ण है वो ह्रस्व अ ही होना चाहिए। उसी स्थिति में पूर्व रूप संधि होगी, और वो जो अ होगा वो अवग्रह बन जाएगा, अर्थात एस जैसा चिन्ह बन जाएगा। उदाहरण से समझिए, पहला उदाहरण है हरे प्लस अव। तो हमारा जो संधि का जो नियम है उसमें पहला नियम कह रहा है कि जो पद है, यहाँ पर पद हो गया हरे, तो पद का जो अंतिम है अर्थात पदांत है, पदांत क्या है, ए, वो या तो ए होना चाहिए या तो ओ होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ए, और उस ए या ओ के बाद में क्या होना चाहिए, ह्रस्व अ। तो यहाँ पर अव का जो अ है वो ह्रस्व अ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पूर्व रूप हो जाएगा। ए और अ में पूर्व रूप क्या है, पूर्व अर्थात पहले वाला रूप, तो पहले वाला अर्थात ए हो गया, और जो अ है उसको अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा। जो अ है उसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, अवग्रह का चिन्ह। ये देखिए एस जैसा जो चिन्ह है ये अवग्रह का चिन्ह है, तो उसको हम अवग्रह का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, वृक्षे प्लस अस्मिन। वृक्षे पद में अंत में क्या है, ए, और बाद में क्या होना चाहिए, ह्रस्व अ। तो अस्मिन का जो अ है वो ह्रस्व अ है, तो पूर्व रूप हो गया वृक्षे में ए, और अ को हमने अवग्रह बना दिया तो रूप बना वृक्षेस्मिन। इस प्रकार से इसको उच्चारित किया जाता है, वृक्षेस्मिन, इस प्रकार से। एक और उदाहरण है गुरो प्लस अव। गुरो में जो अंतिम है वो ओ है, यहां पर अंत में क्या है, ओ, प्लस अव। अव का जो अ है वो ह्रस्व अ है, तो पूर्व रूप हो गया ओ। दो अक्षर हैं ओ और अ, तो उन दोनों में जो पहले वाला है वो हो जाएगा। तो पहले वाला क्या है, ओ, तो ओ यहां पर करने के पश्चात जो अ है उसको हम क्या कर देंगे, अवग्रह बना देंगे। तो अवग्रह अर्थात एस का चिन्ह, तो गुरोत्र, गुरोत्र। इसी प्रकार लोको प्लस अयम। जब हम अलग अलग बोलते हैं तो अ का स्पष्ट रूप से उच्चारण होता है, किंतु पूर्व रूप संधि जब होती है, जैसे हमने हरेव इस प्रकार कहा, वृक्षेस्मिन, लोकोयम, लोकोयम, मतलब उस अवग्रह चिन्ह का हम
पूर्ण रूप से उच्चारण नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार लोको में ओ है और अयम का अ है, परे ह्रस्व अ है, तो पूर्व रूप हो जाएगा ओ और अ को हम कर देंगे अवग्रह, तो रूप बन जाएगा लोको यम। इस प्रकार से तो ये थी पूर्व रूप संधि, अर्थात पद के अंत में ए और ओ हो और उसके बाद यदि ह्रस्व अ हो तो पूर्व रूप हो जाएगा और अ को हम क्या बना देंगे, अवग्रह चिन्ह। तो जहां पर भी आप ये एस जैसा चिन्ह देखें तो आप आंख बंद करके उसको पूर्व रूप संधि कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अवग्रह का चिन्ह होता है ये सिर्फ और सिर्फ पूर्व रूप संधि में ही होता है। अब देखते हैं पर रूप संधि। पर रूप अर्थात बाद वाला रूप। अब ये कैसे होता है, पहले आप परिभाषा समझिए, फिर हम उसको उदाहरण से समझेंगे। अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादि धातु हो तो पूर्व तथा पर के स्थान में पर रूप एकादेश हो जाता है। देखिए यहां पर क्या होगा कि जो हमारा पहला जो पद होगा वो अवर्णांत उपसर्ग होगा। दो पद करते हैं हमने, जैसे हिमालय है तो हिम एक हो गया और आलय एक हो गया, तो हिम प्लस आलय दो पद हुए जब हमने संधि विच्छेद किया। तो जो पर रूप संधि होगी उसमें इस प्रकार के जो दो पद होंगे उसमें जो पहला पद होगा वो अवर्णांत उपसर्ग होगा। अवर्णांत उपसर्ग से क्या तात्पर्य है, अवर्णांत अर्थात अवर्ण है जिसके अंत में, अवर्ण अर्थात जो अ अक्षर है, अ स्वर है, वो जिसके अंत में है, इस प्रकार का उपसर्ग होगा। संस्कृत में 22 उपसर्ग माने जाते हैं। उपसर्ग अर्थात जो धातु से पहले जुड़ते हैं, दुस दुर नी निर, इस प्रकार से हम कहते हैं निर्गच्छति, तो गच्छति में निर उपसर्ग जुड़ गया है, तो निर अवर्णांत नहीं है, निर अवर्णांत नहीं है, उसमें क्या है, ई है अंत में। इस प्रकार हमें यहां पर क्या चाहिए होगा, अवर्णांत उपसर्ग। उससे परे यदि एंग आदि धातु हो, एंग फिर से प्रत्याहार आ गया है, एंग अर्थात ए और ओ, तो ये दो इनसे युक्त जो धातु होगी तो पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एकादेश हो जाता है। पहले हमने पढ़ा पूर्व रूप अर्थात पहले वाले जैसा, और यहां पर आदेश हो जाएगा दो। जब हम बात करेंगे तो जैसे अ और ए है, तो अ हमारा पूर्व है और ए जो है वो पर है, तो पर रूप आदेश अर्थात ए हो जाएगा। इस प्रकार से अब आप इसको उदाहरण से समझिए। हमारा उदाहरण है प्रेजते। जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो रूप बना प्र प्लस एजते, इस प्रकार से बना। अब हमारा नियम कहता है कि इसमें अवर्णांत उपसर्ग, प्र एक उपसर्ग है और अवर्णांत है, प्र में अ है अंत में, प र अ, इस प्रकार से प र अ प्र, तो इसमें ये हो गया अवर्णांत उपसर्ग, अवर्ण अंत में है जिसके ऐसा उपसर्ग। अब बात आती है एजते की, तो एजते के लिए उन्होंने कहा है एंग आदि धातु परे हो, अर्थात जिस धातु में एंग आदि में हो। आदि संस्कृत में शुरू के लिए, आरंभ के लिए प्रयुक्त होता है, तो ए अर्थात एंग आदि धातु आदि में हो। यहां पर जो धातु है एजते, उसमें एंग में दो वर्ण आते हैं, ए और ओ, तो यहां पर है ए, तो ए आदि वाली धातु है, एंग आदि है धातु में, ए है, तो प्र में यहां पर देखिए प्र में अवर्ण हो गया वर्णांत, अ हो गया वर्णांत और ये उपसर्ग है प्र। इसी प्रकार एजते जो धातु है उसका जो ए है वो एंग आदि धातु में आ जाएगा, तो अ और ए के स्थान पर रूप एकादेश हो जाएगा। पर रूप एकादेश अर्थात बाद वाला, तो अ पहला है, ए बाद वाला है, तो बाद वाला आदेश ए हो गया। अ और ए के स्थान पर क्या आदेश हो गया, पर रूप, तो एक हो गया ए, तो प्र जो है उसमें ए मिल जाएगा प्रे जते और रूप बन जाएगा प्रेजते, इस प्रकार से। तो ये है पर रूप संधि। तो ये था हमारा स्वर संधि का टॉपिक जो हमने आज कवर किया।
आगे जो व्यंजन और विसर्ग संधि है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमने आज टॉपिक कवर किया है उससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, विद्यालय पद में कौन सी संधि है? तो विद्यालय को संधि विच्छेद कीजिए, विद्या प्लस आलय, तो विद्या में आ है, आलय में आ है, आ प्लस आ दीर्घ आ हो जाएगा, तो यहां पर संधि है दीर्घ संधि। विद्यालय में संधि है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, रमेशः पद का संधि विच्छेद होगा। रमेशः पद का संधि विच्छेद होगा, तो रमेशः का संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईशः। ई में दीर्घ ई है, इस बात का आपको याद रखना है, क्योंकि रमा प्लस ईशः इस प्रकार का भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये बात का ध्यान रखना है कि जो ई है वो दीर्घ ई है, ह्रस्व ई नहीं है। रमा प्लस ईशः यहाँ पर गुण संधि है। अगला प्रश्न है, प्रेजते शब्द में संधि है। प्रेजते में हम कौन सी संधि है? प्र प्लस एजते। अवर्णांत धातु के बाद यदि एंगादि धातु होगी तो दोनों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाएगा। तो पर रूप एकादेश होने से पर रूप संधि, तो यहां पर संधि है पर रूप संधि। अगला प्रश्न है, पौ प्लस अकह का संधिकरण होगा। पौ प्लस अकह, औ के बाद अ है तो औ को आदेश हो जाएगा आव, तो पौ प्लस अकह का संधिकरण होगा पावकः। पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। पूर्व रूप संधि का उदाहरण क्या है? पूर्व रूप संधि के लिए आप एक बात को ध्यान रखिए, जहां पर भी आपको एस जैसा चिन्ह दिखाई देगा वो पूर्व रूप संधि का उदाहरण होगा। तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण है यहाँ पर वृक्षे अपि। पूर्व रूप संधि में हमने क्या पढ़ा था कि वृक्षे मतलब जो पहला पद है उसमें ए या ओ के बाद यदि ह्रस्व अ है तो उन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा और जो अ है उसको अवग्रह हो जाएगा। तो अवग्रह का चिन्ह एस जैसा दिखता है, तो ये जो है वो पूर्व रूप संधि का उदाहरण है, वृक्षे पी, इस प्रकार से। तो ये थी हमारी स्वर संधि। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम व्यंजन और विसर्ग को कवर करेंगे, उसके पश्चात हमारा संधि प्रकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।